नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बजट 2024 अंतरिम बजट है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। स्पष्ट तौर पर अब लोकसभा के पटल पर जब यह अंतरिम बजट रखा जा चुका है तो आप सभी के मन में यह होगा कि हमारे लिए, आपके लिए इस बजट में है क्या। सबसे बड़ी बात कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट 47,66,000 करोड़ रुपए का बजट, देश के विकास पर पूरे एक साल खर्च करने का। इस तपस्या की शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर को, जब वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी, पूरी बजट टीम ने एक साथ मिलकर के देश के विकास को दिशा देने के लिए लोगों से बात करना शुरू किया। स्टेक होल्डर से बात करने के बाद जब बजट की प्रक्रिया शुरू हुई तो संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया हुई, एक तपस्या से गुजरने के बाद करीब 3 महीने और 45 दिनों के बाद अब देखिए ये जो बजट है अब आ चुका है। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। बजट की जो बड़ी बातें हैं वो लगातार आपको हम बता रहे हैं। क्या क्या कुछ इसमें कहा गया है। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, उससे 4 करोड़ किसान जो हैं इनको लाभ पहुंचा है। ये बड़ा आंकड़ा, किस तरीके से जो किसान हैं प्राथमिकता में रहे हैं और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। लगातार सरकार के प्रयास रहे हैं। वहीं 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद मुहैया कराई गई है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। बजट 2024 अंतरिम बजट की बड़ी बात है। 3000 नई IITs की स्थापना की गई। लगातार देश को पिछले 10 सालों में कौन से बड़े कदम उठाए गए उसकी जानकारी आज वित्त मंत्री ने दी। PM स्वनिधि योजना एक ज़बरदस्त योजना जिसमें 18 लाख जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको फ़ायदा पहुंचा। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना के कर्ज का लाभ मिला। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना, एक समावेशी विकास, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण पर ये बजट फोकस करता हुआ। उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे महिला सशक्तिकरण केंद्र के नीतियों के अब केंद्र में है। साथ ही साथ आपने देखा कि G20 में भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ी घोषणाएं और लीड किया भारत ने। तो वॉक द टॉक करता है, केवल बातें नहीं करता है भारत। लोगों के वास्तविक औसत आय में 50% की वृद्धि हुई है। पिछले 10 सालों में क्या कुछ हुआ है उसका लेखा जोखा देश के सामने आज वित्त मंत्री ने रखा है। और इसी कड़ी में देश में 16 IIT जो हैं वो खोले गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रिकॉर्ड समय में यहाँ पूरा होते देखा गया है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी में वैश्विक समस्याओं पर जो सहमति है वो भी जताई। हमारी सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देगी, ये कहा वित्त मंत्री ने। साथ ही साथ अगर बात की जाए GST की, तो GST से 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट संभव हो पाया है। वहीं अगर अगले 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास की बात कही गई है, यानी ये नए बनेंगे और 3 करोड़ ग्रामीण आवास का लक्ष्य भी जल्द पूरा होगा। मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से जो विकास है उसको गति यहाँ दी गई है। और ख़ासतौर से स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को प्रोत्साहन यहाँ दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम में भी तेज़ी लाई जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें, 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। किस तरीके से अगर सामान के लिए बताया जाए, यात्रियों के लिए बताया जाए, अलग अलग ये 3 रेलवे कॉरिडोर। बुनियादी ढांचे पर फोकस एक बड़ा फोकस दिखाई देता है इस बजट का। उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे बुनियादी ढांचे पर फोकस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, बहुत ही जाना माना नाम, अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। आप महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल RIS के। और वेद जैन साहब जो कि जाने माने टैक्स विशेषज्ञ हैं। अनिल पद्मनाभन, आर्थिक मामलों के पत्रकार, इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आप ही से शुरुआत करता हूं। एक समावेशी बजट हमें दिखाई देता है। स्पष्ट तौर पर हमने देखा कि जो फोकस है वो फिस्कल डिसिप्लिन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहा। कैसे रेट करते हैं आप इस बजट को? बिल्कुल सही है। और जैसा आपने कहा, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी कहा, प्रधानमंत्री को उन्होंने कोट किया और कहा कि पुअर, यूथ, फार्मर और विमेन, ये जो 4 नई जातियां हम समझ रहे हैं, इन चारों के संबंध में पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है। और उसके साथ अगर अजय जी महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम देखें तो 3 अनाउंसमेंट मुझे लगता है जो भविष्य के भारत के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक थे। और वो है, सबसे बड़ा जो प्रयास हुआ है वो R&D का जो फंड बनाने की बात सरकार ने करी है। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री एक फंड बनाया गया है प्राइवेट सेक्टर में
बार 1 लाख बार करोड़ प्रयास का। हुए हैं पिछले कई वर्षों में, लेकिन ये महाप्रयास मुझे लगता है 1 लाख R&D करोड़ को का। 1 लाख करोड़ का। जी। और ये महत्वपूर्ण प्रयास अगर हम देखें तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्नोलॉजी और R&D के बिना अब फ्यूचर में हमारे स्टार्टअप्स को और हमारी कंपनीज को वर्ल्ड में लीडरशिप देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण जो वित्त मंत्री ने कहा कि ये कर्तव्य काल है, तो कई क्षेत्रों में चाहे वो एसएचजी की महिलाएं हों जिनको अब हमारे टारगेट को 3 करोड़ करने की बात कही गई है, और ऐसी महिलाओं का एक विशाल समूह जो बॉटम पर काम कर रहा है, उन लोगों की संख्या। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखें एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की संख्या को आप देखें, ब्लू इकोनॉमी 2.0 की चर्चा, तो एक तमाम विशाल विकसित भारत की जो बार बार हम बात करते रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पुश की बात करते रहे हैं, कैपेक्स के लगातार एक्सपेंशन की बात करते रहे हैं, आज वो कई सारे मुद्दों को वित्त मंत्री ने अपने करीब 1 घंटे के भाषण में सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास की जो बात सामने रखी, वो कई मायनों में डाटा के रूप में सामने निकल करके आई है। जी मुकुल। जी बिल्कुल, और खासतौर से वेद जी अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमने अमृतकाल की शुरुआत की 5 प्रण के साथ, और उसके साथ अब कोशिश है कि हर जतन हम करेंगे कि देश को विकसित भारत हम बना सकें, और उसी राह पर अग्रसर हम हैं, और उसकी ही बानगी हम मान सकते हैं इस अंतरिम बजट में नजर आई। देखिए कि बजट में मैं जो समझता हूँ, वित्त मंत्री जी ने आज अंतरिम बजट होने के बावजूद जी, और जैसे इलेक्शन से पहले का आखिरी बजट होने के बावजूद, मैं सबसे बड़ा अगर वित्त मंत्री जी की इस बजट में महत्वता देखता हूं तो उन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर अपना पूरा फोकस लगा कर रखा, फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव बजट दिया है। जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि आप ये 1 लाख करोड़ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो फंड बनाया है, ये अपने आप में देश के लिए, युवा के लिए, आगे वाले काम करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, 1 लाख करोड़ रुपए का अपने आप में रखने के बारे में। और आपने देखा कि जो वित्त मंत्री जी ने 4 जो आइडेंटिफाई किए उन्होंने, यूथ, वुमेन, फार्मर्स और गरीब, जी। चारों को एड्रेस करने के लिए, अच्छा उनको एड्रेस करने में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो उन्होंने लॉजिस्टिक में हर एरिया के अंदर, उन्होंने कहा रेलवे के अंदर, पोर्ट्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर, उन्होंने हर क्षेत्र में कहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कैपिटल आउटले है वो 10 लाख करोड़ से बढ़ा के 11,11,000 करोड़ 111 किया है, 11% की इंक्रीज की है। जी, ये सब कुछ करने के बाद फिस्कल डिसिप्लिन से नहीं हटे, क्योंकि इस साल का फिस्कल डेफिसिट 5.8% प्रोजेक्ट किया गया है, और नेक्स्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट 24-25 का 5.1 है, जी, विद ए कमिटमेंट कि 24 अगले साल का 4.5% की रिस्क लाएगा। इसमें गिरावट लानी लगातार हम देखेंगे। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं कहूँगा, डिसिप्लिन रखने के बारे में। और एक और आपने महत्वपूर्ण छोटी सी बात वित्त मंत्री जी ने जब कंक्लूड कर रही थी कि फिस्कल डेफिसिट में जो बोरोइंग हम 24-25 में करेंगे, लगभग ग्रोस 14,13,000 करोड़ की और 11,75,000 करोड़ की नेट, वो वर्ष 23-24 से कम होंगी। तो मीनिंग देयर बाय हमारा इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है, जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है, खर्चा हमारा 44,90,000 करोड़ से बढ़ के 47,66,000 करोड़ होगा, लेकिन बोरोइंग कम होगी। इसका मतलब है सरकार का मैनेजमेंट, फिस्कल डिसिप्लिन मैनेजमेंट बेहतर है। और जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनके लिए पैसा बचेगा। सरकार अगर उधार कम लेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए पैसा बचेगा और वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अनिल पद्मनाभन जी, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। नॉमिनल जीडीपी 10.5% मेरे ख्याल से रखा गया है, किस तरह से आप देखते हैं खासतौर पर? और ये जो बड़ा मैजिक नंबर है, ये जो मैजिक नंबर है 1 जो शगुन वाला है। हाँ, 11.1% का इंक्रीज है कैपेक्स में, और 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बुनियादी ढांचे पर। आपकी रिएक्शन सर? मेरा यही है कि जो ग्रोथ पे जो फोकस था पिछले 3 बजट से लगातार, और कैपेक्स का जो आपने अभी आंकड़ा हमारे सामने रखा, तो हर साल ये डबल डिजिट ग्रोथ से बढ़ाया गया है। और आज देश में जो भी ग्रोथ आ रहा है ज्यादातर सरकार के कैपिटल स्पेंडिंग से ही है। और इन्होंने स्टेट्स को भी प्रोत्साहन दिया, इंसेंटिव दिया कि वो भी कैपेक्स बढ़ाए अपनी तरफ से। बिल्कुल। तो एक अगर सारे सरकार और भारत सरकार और स्टेट्स का भी ले जोड़ के, तो एक बहुत बड़ा रकम कैपिटल स्पेंडिंग में आ रहा है। और इसका आप जानते हो, इसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है कि आप अगर 1 करोड़ स्पेंड करोगे तो उसके 3 करोड़ का फायदे होंगे आगे, क्योंकि कैपिटल स्पेंडिंग है। और दूसरी बात जो इस ग्रोथ नंबर में
जो एम्बेडेड है, जो मतलब वित्त मंत्री ने बताया बड़े विस्तार से, वो था कि इंक्लूसिव रहेगा ये ग्रोथ और सस्टेनेबल रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अभी सचिन ने कहा कि भागीदारी में 4 वर्ग हैं, जो उन्होंने अभी, मैं दोहराना नहीं चाहता फिर से, तो ये चारों वर्गों पे फोकस रख के ही सारे एम्पावरमेंट के लिए स्ट्रेटजी है। तो ये कंटिन्यूटी है पिछले 10 साल में। इनकी आइडियोलॉजी रही है एनडीए की, एंटाइटलमेंट नहीं, एम्पावरमेंट। और ये बजट में दोनों फोकस बरकरार रहे हैं, और वित्त मंत्री ने वादा किया कि यदि सरकार, उनके हिसाब से सरकार वापस आ रही है, और जब वापस आएंगे वो तो अमृत काल में जैसा कि प्रोफेसर सचिन जी ने कहा कि बड़ा फोकस है टेक्नोलॉजी पर। जो युवा है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो टेक्नोलॉजी में कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे अपने आप को जोड़े। 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड सरकार बनाने जा रही है, तो दूरदर्शन कहां पीछे रहता। हमने भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस वक्त ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं हमारे सहयोगी आर्यन प्रताप सिंह। पहली बार आपको बताने बजट में क्या कुछ है, बड़ी बातें। आर्यन जी, बहुत शुक्रिया अजय। और निश्चित तौर से आप और मेहमान जिन बातों का लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री के बजट पिटारे से, अंतरिम बजट से क्या कुछ बड़ी बातें निकल के आई हैं, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ विकास और ग्रोथ सरकार की प्राथमिकता है। सीधे तौर से समावेशी विकास, जिसमें सबका साथ सबका विकास होगा, विकास और सरकार का ग्रोथ पर फोकस है। और ये अगर तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश की, जो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से 9-10 वर्षों का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया। 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई है। कोशिश ये की गई है कि कैसे खनिज हो, सीमेंट हो या तमाम जो पत्तन, उन सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है। इन 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर के माध्यम से हम जानते हैं फ्रेट कॉरिडोर का भी काम ऑलरेडी हमारे देश में चल ही रहा है। मेट्रो और नमो भारत का विस्तार करने की बात बड़े शहरों में की गई है, क्योंकि हम जानते हैं मेट्रो का विस्तार लगातार चल रहा है, नमो भारत के माध्यम से ट्रांजिट को बढ़ाया जा रहा है, यात्री ट्रेनों में परिचालन में सुधार होगा, और वंदे भारत के समान जो डिब्बे हैं उनको अन्य गाड़ियों में भी लागू करने की जिक्र किया है। यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार को बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है, और वित्त मंत्री ने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया है आज के अपने अंतरिम बजट में। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सीएनजी पीएनजी में बायोफ्यूल को मिलाने की बात, तो उसके लिए कैसे एक आधार तैयार किया जाए, उसका सारा खाका इस प्रकार की योजनाओं के तहत लागू किया जाएगा। गरीब किसान, युवा और महिलाएं, इन पर जोर रहेगा। 4 वर्गों की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, वो कहा था यही हमारे लिए एक आधार है, गरीब किसान, युवा और महिलाएं, और वो साफ तौर से तमाम पहल में दिखाई पड़ रहा है। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि अगर इन वर्गों के लिए बेहतर तरीके से योजनाओं को जमीन पर लागू किया गया तो देश का समावेशी विकास निश्चित तौर से दिखाई पड़ेगा। वो बात वित्त मंत्री के भाषण में दिखाई पड़ेगी। 10 सालों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया इस बात को मानती है कि किस प्रकार से जमीन पे काम हुआ है। उसकी वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 34 लाख करोड़ रुपए जनधन अकाउंट्स में पहुंचे हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डीबीटी के माध्यम से पहुंचने वाले, पारदर्शी तरीके से पहुंचने वाले आंकड़े के तहत कह सकते हैं 34 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी संख्या होती है। महिला उद्यमियों को 34 करोड़ मुद्रा योजना के ऋण दिए गए हैं, क्योंकि महिलाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर वित्त मंत्री ने जो खाका खींचा है वो दिखाता है कि बीते 9-10 वर्षों में कैसे काम हुआ, और आगे भी वो ट्रैक, विजन और दिशा साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसानों को लाभ मिला है, क्योंकि फसल बीमा के माध्यम से किस प्रकार से किसानों को संबल देने की कोशिश की जा रही है वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। और देश को 2047 तक विकसित बनाने का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा था उसको दोहराते हुए वित्त मंत्री अपने अंतरिम बजट भाषण में दिखाई पड़ी हैं। और ये 6ठा बजट भाषण था उनका लगातार, और उसमें उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को आगे रखा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का संकल्प एक तरीके से दोहराया है, और इस बात का जिक्र उन्होंने एक तरीके से साफ तौर पे रखा है। तो मुख्य बातों के लिहाज से अगर बात की जाए तो करीब 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद मिली। हम जानते हैं 6,000 रुपए सालाना किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिलता है। तमाम प्रकार के सहायता मिलती रहती है। इन तमाम चीजों का फायदा कहीं ना कहीं मिला है। स्किल इंडिया मिशन से लगभग 1.5 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, और युवाओं को प्रशिक्षित करके हम किस प्रकार से दुनिया में ह्यूमन पावर को लेकर कैसे कैपिटल बने उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। 3000 नई आईटीआई की स्थापना की गई है। 9 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड वित्त मंत्री ने साफ तौर से सामने रखा है। शिक्षा के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने को लेकर किस प्रकार से काम हुआ है उसका जिक्र साफ तौर से दिखाई पड़ता है। देश में 16 नए आईआईटी खोले गए हैं।
आईआईएम का जिक्र भी हुआ है, किस प्रकार से शिक्षा को नए स्तर पे, और ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अब दुनिया में भी आईआईटी के संस्थान खुलते नजर आ रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 18 लाख वेंडर्स को मदद पहुंची है और ये न सिर्फ स्वरोजगार बल्कि उनके माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का जिक्र भी यहां पे निकल के आया है। ये दिखाता है स्वनिधि के माध्यम से कैसे बात आगे बढ़ी है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण दिया गया है और इन महिलाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की जो कोशिश की गई है, इसका एक मल्टीपल इफेक्ट भी देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है। 10 साल में महिलाओं का उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। ये उनके एनरोलमेंट से लेकर हो या उनमें किस प्रकार के नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये साफ तौर से दिखाता है कि महिलाओं को केंद्रित योजनाएं कैसे जमीन पर तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया जा रहा है। हम जानते हैं पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से नई परियोजनाएं तो चल ही रही हैं, बल्कि बीती सरकारों की दशकों पुरानी योजनाओं को भी समय पे पूरा किया जा रहा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड भी 9-10 सालों का रखा उन्होंने। भारत की G20 प्रेसिडेंसी में वैश्विक समस्याओं पर सहमति बनी। ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये एक असंभव सा काम संभव हुआ है और ये दिखाता है कि G20 के माध्यम से भारत ने वैश्विक पटल पर कैसी अपनी एक छाप छोड़ी है और वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व में सहमति बनी है। हमारी सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देती, जिसमें सबका साथ सबका विकास हो, और यही सर्व समावेशी विकास है जिसकी बात आज एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कही है। जीएसटी के माध्यम से वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट संभव हुआ है। कल ही हमने देखा जनवरी 2024 के आंकड़े आए हैं, 1,72,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। अगले 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने की बात की गई है। शहरी और ग्रामीण योजनाओं में पीएम आवास योजना के माध्यम से तमाम लक्ष्य रखे गए थे और तेज गति से उनको पूरा किया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में 2 लाख अतिरिक्त आवास बनाने का लक्ष्य, या कहा जाए महत्वाकांक्षी लक्ष्य, उस पर आगे बढ़ रहा है। 3 करोड़ ग्रामीण आवास का लक्ष्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये बात भी वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कही है। तो ये प्रमुख बातें, मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू होगी, क्योंकि अभी जो सबसे नीचे लोग वर्ग में थे उनके बाद अब मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी आवास योजना की एक शुरुआत की बड़ी घोषणा वित्त मंत्री ने आज अपने अंतरिम बजट भाषण में की है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को प्रोत्साहन देने के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये बड़ी पहल है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक बड़ी समस्या दिखाई पड़ रही है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हों चाहे आशा वर्कर्स हों, ये अपने आप में लगातार कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत के माध्यम से भी जोड़ने की बात की जा रही है। वास्तविक औसत आय में 50% की वृद्धि हुई है, ये अपने आप में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। अगर हम वित्त मंत्री के बजट भाषण के मुख्य बातों के बाद अलावा अन्य मुद्दों पर भी हम बात करें, किस प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है, अलग अलग सेक्टर्स में इस बातों को उन्होंने रखा है, उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन अजय और मुकुल के पास चलते हैं। कि जो बजट भाषण है वो अब तक का मेरे ख्याल से सबसे छोटा बजट भाषण आप कह सकते हैं। 1 घंटे से कम, थोड़ा सा अधिक समय में पूरा किया गया। अंतरिम बजट अब आ चुका है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये लगातार जो पेशकश है अंतरिम बजट 2024 पर जारी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं अंतरिम बजट 2024 में क्या कुछ खास रहा। हर एक क्षेत्र की अगर बात की जाए, किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि उसको और ज़्यादा गति हम दे सकें, विकास को और ज़्यादा गति मिल सके। और इसी में अगर वेद जी हम बात करते हैं FDI की अगर बात की जाए, जिस तरीके से एक आंकड़ा वित्त मंत्री ने दिया कि 2014 से लेकर 2023 की अगर बात की जाए तो कम से कम करीब $596 अरब का जो FDI है वो आया है। किस तरह का फ़ायदा इसके ज़रिए हम देख सकते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ नज़र आ रहा है और वैश्विक पटल पर एक तेजी से उभरती हमारी अर्थव्यवस्था। देखिए क्या है कि
आप बजट के अंदर वित्त मंत्री जी के तीन, अगर आप क्षेत्र देखें, वो तीन क्षेत्र एड्रेस करते हैं जी। एक देश की डोमेस्टिक, जिसमें उन्होंने 4 सेगमेंट बनाए, यूथ बनाया, वुमेन बनाए, फार्मर बनाए, पुअर बनाए। साथ के साथ वो देश को ग्रोथ, जिसे हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और उसके बारे में बातें करते हैं, तो निवेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है और देश में हमारा इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर कितना कंड्यूसिव है, तो उसको उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 596 बिलियन डॉलर का निवेश आया है, जो अपने आप में एक्सेप्शनल है जी। ये दर्शाता है कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी जी बिल्कुल, काफ़ी मजबूत स्थिति जो है वो हम ज़रूर देख सकते हैं कि किस तरीके से मजबूत स्थिति जो है नज़र आती है। और खासतौर से सचिन जी, अगर देखा जाए, यही कई ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो भारत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, गति दे रहे हैं, और विश्व स्तर पर अगर देखा जाए, भारत आज विश्व मित्र है। इसीलिए देखिए, कारण यही है कि जो आज की डेट में जो आप अपनी फिस्कल पॉलिसी चला रहे हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, और इसका बैरोमीटर क्या है कि बाहर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और 2 तरीके हैं, आप अपने कंट्री में कैसे उस सुविधाओं को बढ़ाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। आपने देखा वित्त मंत्री जी ने रेलवे के बारे में कितने ज़्यादा सुधार किए हैं, रेलवे के बहुत ज़बरदस्त सुधार किए हैं उन्होंने उसके बारे में। इसके अलावा उन्होंने पोर्ट्स के बारे में भी कहा कि पोर्ट की कनेक्टिविटी, कॉरिडोर की अगर आप बात करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने कॉरिडोर की बातें कही हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा रेलवे के कॉरिडोर के बारे में उन्होंने रोकना चाहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का रिएक्शन आ रहा है, पहला रिएक्शन इस वक्त सीधे संसद से, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बड़ा स्टेपिंग स्टोन है मेरे दृष्टि से उस बजट की। अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी, सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है, उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है, इनोवेशन एक जन आंदोलन की रूप ले रहा है, और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। आपके मंत्रालय से दो सवाल है संबंधित सर कि एक जो सचिन जी, मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने जिसका जिक्र किया था मंत्री जी भी उसी बात को दोहरा रहा हूं। पीएमश्री योजना में एक हम एलोकेशन देखते हैं सर, 2800 करोड़ रुपया आरई 2023-24, उसको बढ़ा करके 6050 करोड़ रुपया कर दिया, डबल कर दिया गया। ये इतना बड़ा फोकस स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो कि रोजगार के लिए, इस पर रिएक्शन से छोटा सा। देखिए, आने वाला विकास क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया।
यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। सीधे चलते हैं, आपको राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां पर जो बजट पेपर्स हैं वो पेश किए जा रहे हैं। सीधे चलते हैं राज्यसभा। Today, Sri Nathwani, an industrialist, is currently in his third term and has been in Rajya Sabha since June 2008. An ardent Lord Krishna devotee, he is known for his humility and disarming modesty. He is also the president of Gujarat State Football Association. Sri Parimal is married to Srimati Varsha Nathwani and has a son, Dhanraj Nathwani. Sri Ajit Kumar Bhuyan has been a member of this august house since April 2020. He is a prolific Assamese author who has written books focusing on Assam's society and policies. His diverse career includes roles as a journalist, editor for prominent Assamese publications, and involvement in various social and human rights organizations. Sri V. Vijendra Prasad, an acknowledged scriptwriter and renowned director, has been a nominated. ये बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे, उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। Receipts and expenditure of the government for the year 2024-25. Fiscal policy statements 2024-25, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table under subsection 1 of section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003, a copy each in English and Hindi of the following papers. 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Thank you. Honorable members, I have to inform honorable members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with the following members. Srimati Ramila Ben Bechar Bhai Bara, Srimati Seema Dwivedi, Dr. Ami Yaznik, Srimati Mosam Noor, Sri Kanak Medla Ravindra Kumar, Sri Prabhakar Reddy Vemi Reddy, Professor Manoj Kumar Jha, Lieutenant General Dr. D.P. Vats Sevanivrit. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 2nd February 2024. और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2024 अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है। सचिन जी, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से रीफ्रेम कर देता हूं, शायद आसानी होगी हमारे दर्शकों को। जो 2047 तक का विकसित भारत का सर बजट है, और अगर मैं दिखा पाऊँ ये जो विजन है इस पूरे बजट का, स्पष्ट तौर पर उन्होंने 3 शब्दों को केंद्र में रखा है। और ये सर केंद्र में शब्द आप भी देख लीजिए, प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर। ये जो विजन है सर, इन 3 शब्दों में
एक तरह से समग्र रूप से बताता है कि हम 2047 तक जा कहाँ रहे हैं। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। माफी चाहूंगा जो बीच में व्यवधान आया। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप बजट के बाकी प्रोविजंस को भी देखें तो जय अनुसंधान कई स्वरूप में हमारे सामने बजट में निकल करके आया है। अगर आप वित्त मंत्री का कृषि के संबंधित दिया गया जो उनके बजट भाषण का हिस्सा है, उसमें अगर आप देखें तो वित्त मंत्री ने वहां पर 3 बातों की चर्चा करी है। पहला, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स के क्षेत्र में जो शोध की आवश्यकता है, 5 अलग अलग ऑयल सीड्स की उन्होंने चर्चा करी। उसमें सोयाबीन शामिल है, मस्टर्ड शामिल है। इन सब के लिए जो शोध की आवश्यकता है वो जय अनुसंधान के अंतर्गत होगा। जिस ब्लू इकोनॉमी 2.0 की चर्चा करी वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की आवश्यकता है। जिस चर्चा से हम लोगों ने ये शुरुआत करी थी कि कॉर्पस फंड 1 लाख करोड़ का होगा, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए है। लेकिन अगर आप देखें, ये भावना बजट के सारे हिस्सों में हमें देखने को मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर का है, जहां पर 2 बड़े अनाउंसमेंट आज वित्त मंत्री ने करे। तो इन सारे क्षेत्रों में अगर हम देखें तो कृषि के तमाम हिस्सों में, इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे वो मिडिल क्लास हाउसिंग है, चाहे लो कॉस्ट हाउसिंग है, या जैसा हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा सोलर रूफटॉप सोलर पैनल्स की बात हुई है, सब जगह हम जय अनुसंधान की बात और उसकी भावना को अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो जैसा वित्त मंत्री ने अपने पार्ट बी में कहा कि हम उन तमाम क्षेत्रों में जहां 31 मार्च को टैक्स की अवधि की स्वतंत्रता समाप्त होने वाली थी, उसको हमने 1 साल के लिए बढ़ाया है। ये भी स्टार्टअप को जो उन लोगों के रिसर्च एंडेवर्स हैं, जो उन लोगों के एफर्ट हैं, उसको मार्केट में टर्न करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर देने वाला है। जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण अवसर जो हैं इसके जरिए मिल सकेंगे। और साथ ही आपको बताएं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत की अगर बात की जाए तो बीते 10 साल के दौरान किस तरीके से जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो और बेहतर हुई है, मजबूत हुई है, उसकी बात उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि अगर हम शुरुआती तौर पर देखते हैं 2014 की अगर बात की जाए, जब जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, तमाम तरह की चुनौतियां सामने थीं, लेकिन बीते 10 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई और कहा कि इकनॉमी में बीते 10 वर्षों की अगर बात करें तो बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. एक बड़ी बात यह भी कि 2014 से पहले की जो नीतियां हैं और उसके बाद की नीतियों पर एक व्हाइट पेपर लेकर के आएगी सरकार, वो भी एक बड़ा बयान, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने गरीबी को समाप्त करने के लिए कई काम किए, जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized
with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. और वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास की सोच के साथ आज हर आखिरी व्यक्ति तक सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है और जो योजनाएं हैं उनके केंद्र में उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जिसको इस वक्त मदद की जरूरत है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ बड़ा फोकस है घर, बिजली, जल, पानी के लिए क्या कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं, उस पर वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा। Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all round, all pervasive and all inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi और सर्वसमावेशी। और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो हमारे देश के युवा हैं, देश की आकांक्षाएं हैं, उन्होंने कहा कि शानदार काम के आधार पर हमें फिर से जनादेश मिलेगा। Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and महीने का जो व्यय है, आय व्यय है, उसका विवरण देख करके सरकार अनुमति देती है। इस बजट में लेकिन हमारे लिए मुद्दा यूथ के एस्पिरेशंस पर एड्रेस किया है। महिलाओं को अभी तक इतने लाभ मिले हैं और सबसे प्रसन्नता का विषय है कि 1 करोड़ लखपति दीदी तो ऑलरेडी आ चुकी है और अगला टारगेट 2 करोड़ ऐड करने का, यानी टोटल 3 करोड़ लखपति दीदी लाने का है। और युवा हो, इनोवेशन है, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, हर चीज के लिए जो है लाभ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है, एम्फेसिस है। और टैक्स स्लैब नहीं बढ़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा फोकस। आपको याद होगा पिछले बजट में 15,000 द्रोण दीदी बनाने का फैसला लिया गया था और इस बार लखपति दीदी पर फोकस। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि 2 करोड़ लक्ष्य उनका है, लेकिन आज वित्त मंत्री ने एक कदम आगे बढ़ाया और 3 करोड़ तक वो जा चुके हैं। और देखिए कि क्या कुछ वह अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं, खासतौर से कृषि क्षेत्र की बात की जाए, दूसरे क्षेत्रों उनमें क्या कुछ खास है, इसके लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आर्येंद्र का। शुक्रिया मुकुल और अजय। और निश्चित तौर से सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो किस प्रकार से तमाम काम किए गए, आप देख सकते हैं कि खेती किसानी को लेकर किसान सम्मान निधि की राशि में 11.8 करोड़ किसानों को एक तरीके से फायदा पहुंचा। ये उड़ता हुआ ड्रोन भी बता रहा है कि किस प्रकार से तकनीक का फायदा भी हुआ है और खेती किसानी को फायदा होने के काम किया गया। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है। ये तमाम प्रयास बीते 9 वर्षों के लिहाज से किए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया। ई नैम के माध्यम से कैसे तकनीक से किसानों को जोड़ा गया है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में लगातार किए जा रहे प्रयास हैं। 1.8 करोड़ किसानों को ई मंडी का लाभ मिला है और 3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन ई नैम के माध्यम से, ई मंडी के माध्यम से हुआ है। तो ये दिखाता है कि किसानों को देश भर के बाजार का एक्सेस मिल रहा है। बीज से लेकर बाजार तक की मोदी सरकार जो बात करती है वो फायदा हो रहा है। पीएम किसान संपदा योजना का विस्तार किया जाएगा और इस विस्तार का सीधा फायदा किसानों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये सीधे तौर पे अपने आप में दिखाई पड़ रहा है। 38 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा पीएम किसान संपदा योजना के लिहाज से अगर बात की जाए। और ये विस्तार दिखाता है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार जो तमाम कोशिश कर रही है वो अपने आप में दिखाई पड़ेगा। 10 लाख रोजगार का सृजन होगा प्रधानमंत्री संपदा योजना के माध्यम से। किस प्रकार का जो ढांचागत विस्तार दिया जाएगा उसके माध्यम से 10 लाख रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते दिखाई पड़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से हमने बात की। अगर इसके अलावा हम बात करें अन्य सेक्टर्स में भी किस प्रकार से तमाम ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफ़ी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड
और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। और से कहा क्योंकि ढांचागत विकास को विस्तार देने की कोशिश की गई, लेकिन महिलाओं के हिस्से किस प्रकार के तमाम प्रावधान वित्त मंत्री आज लेकर आई हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा कार्यकर्ताएं हो, फिर आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो एक तरीके से विस्तार देती हुई योजनाएं दिखाई पड़ रही हैं। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। हम जानते हैं कि ये घर महिलाओं के नाम पर ही कहीं ना कहीं आते हैं, तो निश्चित तौर से ये महिलाओं को ही फायदा मिलेगा। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के बीच में जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन है वो कराया जाएगा और निश्चित तौर से ये टीकाकरण अपने आप में देश की बच्चियों को स्वस्थ भारत के लिए आगे बढ़ाएगा। मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं का तालमेल बनाया जाएगा और एकीकृत तरीके से आगे बढ़ते हुए काम करते हुए प्रयास दिखाई पड़ेंगे, जहां से बच्चे से लेकर मां तक सबका स्वास्थ्य और पोषण बेहतर हो। इसका एक तालमेल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा जाएगा। आंगनबाड़ियों का उन्नयन किया जाएगा क्योंकि सबसे पहला एक सेंटर होता है खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, जहां पे महिलाओं और बच्चों के पोषण और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम चीजें होती हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। ये लक्ष्य पहले 2 करोड़ का था, अब इसको 3 करोड़ कर दिया गया। तो महिलाओं के लिहाज से हमने देखा किस प्रकार के तमाम प्रावधान किए गए हैं, लेकिन रेलवे के लिहाज से क्या कुछ प्रावधान को लेकर आया गया है। इस बार वित्त मंत्री ने क्या कहा, बहुत बड़ी बात, क्योंकि 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। एक तरीके से अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। और 3 आर्थिक रेल कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो इसमें पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट का कॉरिडोर होगा, क्योंकि जो विकास को गति देने के लिए सीमलेस तरीके से जो आधारभूत चीजें हैं वो पहुंच सके इंडस्ट्री के पास तक, उसके लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक रेल कॉरिडोर का दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर होगा और यह कनेक्टिविटी पोर्ट के माध्यम से हो ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और पहुंचने को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तीसरा अगर बात की जाए तो उच्च यातायात घनत्व वाले कॉरिडोर, जहां पे यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है, वहां पर एक तरीके से कॉरिडोर को बनाया जाएगा। ऐसे में कोशिश यही है कि रेलवे के माध्यम से चाहे किसी भी प्रकार का माल भाड़ा हो या फिर कोई यात्रियों का, उनमें सुगमता बनी रहे। पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है ताकि इसको गतिशीलता और ज्यादा तेजी से दी जा सके। इस बात का जिक्र भी वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में किया है। 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत के मानकों के आधार पर बदला जाएगा। हम जानते हैं कि न्यू इंडिया की पहचान वंदे भारत ट्रेन बन गई है, उसके स्तर तक ले जाने की बात की जा रही है। तो निश्चित तौर से बोगियां अब सामान्य ट्रेनों में भी उस स्तर की दिखाई पड़ेंगी। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। एनर्जी को लेकर, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर वित्त मंत्री ने किस प्रकार के प्रावधानों का जिक्र किया या दिशा देने की बात किया, या उसका सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना इस बात को। और आप ये देखिए, ये तथ्यों के आधार पर सौर प्रणाली से 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क बिजली देने की बात की गई है और सोलर एनर्जी को आगे बढ़ावा देने का जिक्र लगातार कहीं ना कहीं वित्त मंत्री ने किया है। और कोशिश यही है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ग्रीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ा जाए। तो ये एक बड़े प्रणाली के तौर पर हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क बिजली की बात की गई है और ये सौर प्रणाली के माध्यम से दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें किस तरह से हर एक महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, सौर यूनिट के माध्यम से 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की गई है। सार्वजनिक परिवहन के लिए ई बसों का नेटवर्क बनेगा। देश में ई बसों का नेटवर्क तेज गति से बढ़ रहा है, इसको और विस्तार देने की बात है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण और चार्जिंग स्टेशनों का इकोसिस्टम बनेगा। इस पर लगातार मोदी सरकार का फोकस है और इस बार के अंतरिम बजट में भी इस पर बहुत ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में लगातार हमने देखा किस प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स की बात की जा रही है। तो ये अगले सेक्टर के लिहाज से अगर बात करें तो किन तमाम चीजों को समाहित किया गया। डिफेंस की बात की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि कैसे रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर बनता हुआ भारत दिखाई पड़ रहा है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और रक्षा के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, सेल्फ रिलायंस बन रहा है और आयातक निर्यातक वाली जो स्थिति समय हुआ करती थी उससे आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में क्या कुछ बड़ी चीजें या प्रावधान आज वित्त मंत्री ने कहे उसका जिक्र करें तो 3000 नए ITI बने हैं। इस बात को उन्होंने लिखा कि 9 से 10 वर्षों में देश ने किस प्रकार से एक ढांचागत विकास को जन्म दिया है। 7 नए IIT का निर्माण किया गया है और ये देश के कोने कोने में, एक जगह सीमित नहीं है, ये देश के अलग अलग कोने में। इसी प्रकार से 7 नए IIM भी बनाए गए हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम राज्यों में
आईआईएम और आईआईटी के विस्तार को नई शक्ल दी गई है। 15 नए एम्स का निर्माण किया गया। अब ये दिल्ली तक सीमित नहीं है, तमाम राज्यों में विस्तार दिया है। स्वास्थ्य का ढांचा बढ़ाया गया और एम्स के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा पर भी जोर है। 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो यूनिवर्सिटीज का भी एक विस्तार देते हुए जो प्रयास किए गए हैं उसका जिक्र वित्त मंत्री ने किया। उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% बढ़ा है। 28% बढ़ने का ये मायने है किस तरीके से महिलाओं के लिए स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही हैं। हम अगर अगले तथ्य की बात करें कि टैक्स को लेकर किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं या उसका जिक्र किया गया है, क्योंकि यह भी बहुत समझना जरूरी है। हालांकि कोई प्रावधान में बदलाव का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आयात कर कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने साफ तौर से कहा कि आयकर पर किसी प्रकार के बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में बदलाव नहीं किए गए हैं। जो पूर्ववर्ती प्रस्ताव चले आ रहे हैं उसको एज इट इज रखा गया है। उसमें बदलाव की किसी प्रकार की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में नहीं की है। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है, यानी 1 साल इसको विस्तार दिया गया है। टैक्स पेपर सेवा में सुधार पर फोकस किया जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने की बात की जा रही है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर बात की जाए तो इस अंतरिम बजट में क्या कुछ बड़ी बातें की गई हैं। आप देख सकते हैं कि रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, उसके लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान का जिक्र किया गया है। एक शुभ नंबर को भी कहीं ना कहीं लेके आए हैं। लक्षद्वीप सहित बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। हम जानते हैं कि जो कोस्टल एरिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का लगातार फोकस है और उस फोकस के आधार पर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि आखिर कोस्टल पूरे एरिया में कैसे आगे बढ़ा जाए। उड़ान योजना के तहत 517 नए रूट लॉन्च करने की बात की गई है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। और टीयर 2 और टीयर 3 जो सिटीज हैं उनको कहीं ना कहीं उड़ान के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 1000 नए विमान खरीद रहे हैं विमानन कंपनियां देश में। ये हमारी देश की बढ़ती विमानन क्षेत्र की क्षमताओं को साफ तौर से दिखाता है कि 1000 नए विमान हिंदुस्तान में बन के आ रहे हैं, तमाम कंपनियां खरीद रही हैं। ढांचागत विकास पे एक बड़ा जोर कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है और ये बढ़ते भारत की सामर्थ्य को साफ तौर से दिखाता है। तो ये अपने आप में तमाम अलग अलग सेक्टर्स जिनका हमने जिक्र किया कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में इसका जिक्र किया गया। वापस चलते हैं हमारे सहयोगी अजय और मुकुल के पास। धन्यवाद आनंद जी। इन तमाम जो हाइलाइट्स हैं उनको हम तक जी बढ़ाते हुए और कुछ और रिएक्शंस लगातार जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं। सर्वानंद सोनोवाल जी जो कि शिपिंग से जुड़े हुए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं आइए देखते हैं। ब्लू इकोनॉमी तक इंडिया निश्चित रूप से दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा, क्योंकि सारे बिंदु में वही एक इंडिकेशन है कैसे हर पैरामीटर में आज देश विकास यात्रा पर तेज से चलने लगा है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि हमारी 140 करोड़ जनता के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के विकास के लिए ये बजट प्रस्तुति है। पोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर के खास प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी 2.0 जिसका जिक्र सचिन साहब कर रहे थे, वो लगातार कर रहे थे वेजन साहब। लेकिन एक बात सब लोग यही समझना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपसे समझेंगे कि जो टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया उसका क्या कुछ मतलब है और नया टैक्स रिजीम क्या कुछ कहता है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं बजट 2024।